हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और मिडिवल हिस्ट्री की अपनी सीरीज में आज हम अर्ली राजपूत्स के बारे में समझने जा रहे हैं। यानी कि हम समझेंगे गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो राजपूत क्लैंस डेवलप हुए, आज हम उनके बारे में जस्ट कुछ बेसिक्स जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच एवरी प्रीवियस सेशन। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको वहां पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चौहान तो पिछले सेशंस आप एक्सेस कर सकेंगे। मिडिवल हिस्ट्री एज वेल एज वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल एज मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले सभी सेशंस को थॉरली देखते चले आइए, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट कीजिए, राइट। और उस ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ अपनी प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी कीजिए, राइट। मैंने आपको हमेशा से कहा है ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपको जनरेट करना पड़ेगा। इंटरडिसिप्लिनरी एज वेल एज इंट्रा डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है हमारी सभी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को टारगेट करने की, और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स तो हम इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन मेन हमारा एजेंडा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर रहता है। तो ये सारे जो है वो फीचर्स हैं मेरे सेशंस के। सो अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं आप तो थोरली समझते हैं कि हम कहाँ से शुरू किया था और हमने कितने कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप कर लिए हैं। और अगर आप पहली बार या कुछ एक आधा ही सेशन आपने मेरा देखा है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पिछले सेशंस को देखिए। और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो ये आपका फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सेशंस को आप शेयर करें जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हैं। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें अर्ली राजपूत्स को समझना है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। द राजपूत्स रोज टू पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इन द 9th and 10th सेंचुरीज। सो राजपूत जो है वो हमें सीन में कब आते हुए नजर आएंगे, किस सीन में, भारत के पॉलिटिकल सीन में, और किस सेंचुरीज में, 9th और 10th सेंचुरी। सो अर्ली मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। अर्ली मेडिवल हिस्ट्री हमारी 6th सेंचुरी से शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स आफ्टर द 6th या 7th सेंचुरी से, आफ्टर द फॉल ऑफ हर्षा जो है वो हमारी अर्ली मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। सो हर्षा के शक्ति से खत्म होने के बाद 3 मुख्य शक्तियां जो है वो भारत में एस्टेब्लिश हुई, या उत्तर भारत या सेंट्रल इंडिया में तो गुर्जर प्रतिहार, सेन और राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत में पाल्लवों और पांड्यों को हटाकर चोल डेवलप हुए, ठीक है। तो ये पूरा ट्रेंड हमने देखा है कि 6th से 7th 8th 9th सेंचुरी तक क्या हुआ है। लेकिन ये जो गुर्जर प्रतिहार है, गुजरात, मालवा, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में जो गुर्जर प्रतिहार जो पूरा का पूरा एम्पायर था, इस एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से जो क्लैंस शक्ति में आकर उभरे, यानी कि जो फ्यूडेटरीज थे गुर्जर प्रतिहारों के, और गुर्जर प्रतिहारों की सेंट्रल अथॉरिटी छिन्न भिन्न हो जाने के बाद, उज्जैन और कन्नौज जो है वो पूरी तरह उनकी शक्ति खत्म हो जाने के बाद, जो उनके फ्यूडेटरीज थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और वो हमको चौहान, नॉट जस्ट चौहान बट वो हमें राजपूत क्लैंस के रूप में नजर आते हैं। और ये पूरी घटनाएं कब हुई है, 9th 10th सेंचुरी में हमें ऐसे इंडिपेंडेंट सोवेरेन राजपूत स्टेट्स जो हैं वो गुर्जर प्रतिहारों से एक एक करके टूटते हुए नजर आएंगे, राइट। सो आई होप गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास आपको तैयार होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा आपने वो टॉपिक तो गुर्जर प्रतिहारों में मैंने एक सेपरेट टॉपिक लिया, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल आपको थॉरली समझाया है। तो मेक श्योर यू वॉच। तभी मैं बोलता हूं पिछले सेशन देखिए, कनेक्ट आप तभी कर पाएंगे, मजा तभी आएगा, ठीक है। खैर, सो ये हमें पता चला कि राजपूत जो है वो कब डेवलप हुए हैं, 9 से 10 सेंचुरी में। तो राजपूतों से पहले कौन थे, गुर्जर प्रतिहार थे। तो इन गुर्जर प्रतिहार का जो पूरा एम्पायर है, इन्हीं में से ही किसी तरह जो है वो राजपूत क्लैंस, यानी उन्हीं की फ्यूडेटरीज थे, और वहीं से राजपूत जो है वो निकले हैं, ठीक है। दे वर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लैंस ऑफ विच 4 क्लेम्ड अ स्पेशल स्टेटस। दीज वर प्रतिहार, चौहान, चालुक्य या सोलंकी या परमार। सो प्रतिहार या परिहार, चौहान, सोलंकी या चालुक्य और परमार, ये 4 ऐसे राजपूतों के क्लैन हैं जो कि गुर्जर प्रतिहारों की फ्यूडेटरी ही थे। प्रतिहार परिहार तो गुर्जर प्रतिहार ही है, और बाकी 3 इनकी फ्यूडेटरीज ही थे, यानी कि इनके अंडर काम करने वाले जो हैं ये शासक थे। मतलब हो सकता है कि मान लीजिए कोई एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस का जो है वो गवर्नर रहा हो, ठीक है। चौहान कोई शासक जो है वो उस प्रोविंस का गवर्नर है, बाद में चौहानों ने अपने आप को जो है वो सोवेरेन घोषित कर दिया। तो कुछ इस तरह की स्थिति थी। सो ये 4 मुख्य ऐसे क्षत्रिय क्लैन्स हैं जिन्होंने अपने आप को राजपूत कहा, और किस कुल का राजपूत कहा, अग्नि कुल का राजपूत कहा। ना ही सूर्यवंश ना ही चंद्रवंश, इन्होंने अग्निवंश का राजपूत कहा अपने आप को।
ठीक है। दीज 4 क्लैन्स क्लेम टू बी अग्निकुल और फायर फैमिली। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन, प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चौहान अग्निकुल के हैं। ठीक है। सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में मैं आगे आने वाले सेशन में, या जब मैं एंशिएंट में करवाऊंगा तो वहां पर सूर्यवंश और चंद्रवंश की हम बात करेंगे। ठीक है। इक्ष्वाकु, भगवान राम जो है वो सूर्यवंशी हैं। वो सब जो एंशिएंट समय के जो मतलब क्षत्रिय ट्राइब्स हैं वहां पर सूर्यवंश और चंद्रवंश है। लेकिन अर्ली मेडिवल पीरियड 9th 10th सेंचुरी की ये जो राजपूत क्लैंस हैं, इन्होंने अग्निवंश जो है वो अपना वंश चुना। मतलब कहा कि उन्होंने और डिक्लेयर किया कि हम अग्निवंशी हैं और 4 मुख्य अग्निवंशी राज्य हैं। और ध्यान रखना है आपको, सवाल बनता है इस पे, घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता है। तो 4 हैं, प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। According to a legend, these clans claimed their descent from a mythical figure that arose out of a vast sacrificial fire pit near Mount Abu in Rajasthan। तो मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना कि माउंट अबू में एक बहुत बड़ा फायर अल्टर था। उस फायर अल्टर में से एक बहुत मिथिकल जो है वो एक छवि निकली, एक शरीर निकला जिसके 4 टुकड़े हुए। और ये 4 टुकड़े जो हैं वो ये 4 वंश हैं। कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी। ठीक है। तो ये तो है मिथिकल कहानी। अब इसी कहानी को एक लॉजिक देते हुए कुछ इतिहासकारों ने ऐसा कहा है कि बाहर से आने वाले जो ट्राइबल क्लैंस, जो लड़ाकू ट्राइबल क्लैंस सेंट्रल एशियाटिक रीजन से भारत में एंटर किया है उन्होंने, ठीक है, उनको भारत के ब्राह्मणों ने क्षत्रिय का स्टेटस जो है वो यज्ञों के माध्यम से प्रोवाइड किया है। ये जो कहानी जुड़ती है ये उन यज्ञों के साथ, ये इस मिथिकल कहानी को उन यज्ञों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। क्योंकि जब मैं एंशिएंट पीरियड बताऊंगा तो मैं आपको वहां पर मैं समझाऊंगा क्षत्रिय किस तरह जो है वो ब्राह्मण क्लास ने किस तरह ट्राइबल लीडर्स को क्षत्रिय का स्टेटस दिया और उनकी जनता को शूद्रों का या वैश्यों का, ठीक है, उनके लीडर्स को क्षत्रिय का स्टेटस दिया, या उनकी जो फाइटिंग ग्रुप हैं एटलीस्ट उस क्लैन के, उनको क्षत्रिय का स्टेटस दिया। तो वो हम पढ़ेंगे ग्रेजुअली, एंशिएंट भी लेकर आऊंगा, एंशिएंट में समझाऊंगा वो सारा पॉइंट। लेकिन यहां पर जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है, ये मिथ्या और वो रिचुअल्स जिन रिचुअल्स के बारे में हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं कि ऐसे रिचुअल्स किए गए हैं, या कई जो है वो लिटरेरी सोर्सेज भी मिले हमें कि जो क्लैन के जो शासक, क्लैन का जो लीडर है उसको क्षत्रिय जो है वो बनाया गया है कई रिचुअल्स करके। जैसे मैंने राष्ट्रकूट शासक का बताया था ना कि उसने रिचुअल किया, ठीक है, सोने की गर्भ में गया और फिर मंत्र पढ़ा, उससे बाहर निकला तो क्षत्रिय था। तो इस तरह के कई रिचुअल्स थे। तो हो सकता है कि इस तरह का कुछ रिचुअल रहा हो। ठीक है। लेकिन टर्किश इन्वेजन की ईव पर देख रहे हैं ना, अभी तो तुर्की आने वाले हैं भारत में। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था ना, अरबियों ने एक्सपेंशन किया, फिर तुर्कियों को स्लेव बनाया, फिर तुर्कियों ने अपने आप को जो है वो पॉलिटिकली सुपीरियर बना लिया, और फिर तुर्कियों ने जो है वो भारत की तरफ एक्सपेंशन किया, क्योंकि वेस्ट की तरफ तो ऑलरेडी अरबी जो है वो स्ट्रांग थे, तो ईस्ट की तरफ ही मूव करना उनके लिए लॉजिकल था, और ईस्ट में ही ज़्यादा जो है वो धन संपत्ति थी। भारत में पहले वो एंटर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गुजर प्रतिहार स्ट्रांग थे, लेकिन गुजर प्रतिहारों के जाने के बाद राजपूतों पर फिर तुर्कियों ने आक्रमण किया, तो हमें गजनविड इन्वेजन्स देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने फंडा पिछले टॉपिक में आपको समझाया है ना। बिसाइड्स दीज अग्निकुल क्लैन, अदर राजपूत क्लैन्स वर ऑल्सो रूलिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। सो चार तो कौन कौन से हैं? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, चालुक्य या सोलंकी। ठीक है, 4 तो ये हो गए। उसके अलावा भी तो है, चंडेल हैं, कालचूड़ी हैं, छेदी, ये सब भी तो हैं, ये सब भी तो राजपूत क्लैंस ही हैं। ठीक है। सो तुर्कियों के भारत पर आक्रमण यानी कि 11th सेंचुरी 10th सेंचुरी के समय में और भी चौहान क्लैन, नॉट चौहान बट और भी राजपूत क्लैंस थी। The chief among them were Chalukyas of Anhilwada, अनहिलवाड़ा के चालुक्य, चौहान ऑफ अजमेर, गढ़वाल ऑफ कन्नौज, तोमर ऑफ दिल्ली, चंडेल ऑफ बुंदेलखंड, कालचूड़ी ऑफ छेदी, सेन किंगडम ऑफ बंगाल। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से भी दिखाऊंगा इन सबको। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनके नाम कौन कौन से राजपूत क्लैंस आपको ध्यान रखने हैं। तो मैप देख लीजिएगा, ये रहा मैप। ठीक है। सो चौहान ऑफ अजमेर, तोमर ऑफ दिल्ली, गढ़वाल ऑफ कन्नौज, ये इनकी कैपिटल्स हैं। ठीक है, राज्य और कैपिटल। पाल जो है वो कामरूप इनकी कैपिटल है। ठीक है, उसके अलावा पालों के बाद यहाँ पर सेन डेवलप हुए।
कालचुड़ी छेदी के चंडेल, ये खजुराहो बुंदेलखंड वाला रीजन जो है, ठीक है, परमार मालवा के, गुर्जर प्रतिहार गुजरात के, ठीक है, या सोलंकी गुर्जर प्रतिहार, और यहाँ पर उनको रिप्लेस करेंगे सोलंकी या चालुक्य गुजरात के, फिर चालुक्य यहाँ पर देखिए बदामी या कल्याणी के, और फिर ये इनको राजपूतों का जो है स्टेटस नहीं है, चालुक्य ऑफ या सोलंकियों का राजपूतों का स्टेटस है ये भी क्षत्रिय वर्ण के, ये जो दक्षिण भारत के हैं ये भी क्षत्रिय वर्ण के हैं, लेकिन राजपूतों का स्टेटस नहीं है इनके पास। राजपूतों का स्टेटस इनके पास है जो गुर्जर प्रतिहारों से टूट के बने, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को राजपूत बोल लेते हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट राजपूत हैं वो ये गुर्जर प्रतिहार ट्राइब से या गुर्जर प्रतिहार एम्पायर से जो टूट के ये ट्राइबल क्लैन से टूटे हैं, इनको राजपूतों का क्या है टाइटल है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब एक एक करके तीन मुख्य जो है ना, तोमर, चौहान और गढ़वाल, इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। सो पहले तोमर राजपूतों के बारे में देखते हैं, कुछ एक डायरेक्ट फैक्ट्स। तो आज के सेशन में फैक्ट्स रहने वाले हैं, सीधे सीधे फैक्ट्स देने वाला हूं मैं आपको, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा आज का सेशन, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ी राहत की बात होगी। कई बच्चे सोचते हैं, कई बच्चे मेरे सेशन शुरू में 5-10 सेकंड 5-10 मिनट में बंद कर देते हैं, वो सोचते हैं कि 1-1.5 घंटा 2-2 घंटा कौन देखे। लेकिन अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप जानते हैं कि कितने रिवार्डिंग है मेरे लंबे सेशंस हैं, लेकिन रिवार्डिंग। और मेरा ये मानना है, अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एक सेशन में 1.5 या 2 घंटा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर तो आप मतलब छोटे लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप स्नैप नॉलेज चाहते हैं, तो फैक्ट चाहते हैं एकदम तुरंत मिल जाए, वो तुरंत चली भी जाती है ना, जो चीज़ तुरंत आती है वो तुरंत चली भी जाती है। तो अगर आपको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाना है, आंसर राइटिंग करनी है, तो थोड़ा समय तो लगाना पड़ेगा। देखो लग्जरी, ये समय बहुत लग्जूरियस चीज़ है, कंपटीशन के माहौल में समय एक बहुत बड़ी लग्जरी है, और इसको आपको इन्वेस्ट जो है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। खैर, तोमर या तोमरा, ऑल्सो कॉल्ड तोमर, वॉज एन इंडियन डायनेस्टी विच रूल्ड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे दिल्ली एंड हरियाणा ड्यूरिंग द 9th से 12th सेंचुरी तक। सो दिल्ली, जो प्रेजेंट डे दिल्ली है, दिल्ली और उसके आसपास हरियाणा, फरीदाबाद, मेरठ, ठीक है, हरियाणा में पूरा का पूरा हरियाणा, नॉट पूरा का पूरा हरियाणा, लेकिन आप मान सकते हैं कि लगभग जो मालवा वाला क्षेत्र है, यानी भटिंडा तक वाला जो एरिया है, यहाँ तक। क्योंकि देखिए, ये जो भटिंडा वाला एरिया है ना, ये है मालवा वाला एरिया, भटिंडा वाला, इसी के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होगा गजनविद और चौहानों का, क्योंकि तोमर के इस एरिया को चौहान अपने कंट्रोल में ले लेंगे, ठीक है। तब वो चौहान ऑफ दिल्ली और अजमेर हो जाएंगे। पहले चौहान ऑफ अजमेर हैं, फिर चौहान ऑफ दिल्ली और अजमेर हो जाएंगे, और कॉन्फ्लिक्ट भटिंडा के लिए होगा, तब तराइन में युद्ध होगा, ठीक है। तो तराइन का युद्ध जब कराऊंगा तब ये कॉन्फ्लिक्ट समझाऊंगा आपको, भटिंडा के लिए क्या कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। बेसिकली गौरी जो है वो बहाने ढूंढ रहा था राजपूतों से लड़ने के, ठीक है। खैर, सो इनिशियली बीइंग फ्यूडेटरीज ऑफ गुर्जर प्रतिहार, सो ऑब्वियसली तोमर जो है वो फ्यूडेटरी किसके, गुर्जर प्रतिहारों के। द तोमर्स बाय अराउंड 10th सेंचुरी कार्व्ड आउट एन इंडिपेंडेंट किंगडम फॉर देमसेल्व्स अराउंड दिल्ली। 10th सेंचुरी के आसपास तोमर्स ने क्या किया, अपना खुद का जो है वो इंडिपेंडेंस, सो दैट मीन्स फ्यूडेटरी थे। जैसे उनको दिखा कि परमार जो है वो प्रतिहार जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। ऑब्वियसली यही सेम ट्रेंड सभी राजपूतों ने फॉलो किया है, नथिंग डिफरेंट। किंग अनंगपाल तोमर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, इज accredited to the establishing लाल कोट विच वॉज बेसिकली अ वॉल्ड सिटाडेल सर्विंग एज कैपिटल ऑफ तोमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली में मौजूद है लाल कोट। कोट शब्द का मतलब होता है किला या सिटाडेल, या मतलब आप मान सकते हैं कि चार दीवारी है जहां पर प्रॉपर, ठीक है। सो ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है कोट। तो आपने कई कोट सुने होंगे, फरीद कोट, सियाल कोट, पठान कोट। तो ये कोट वर्ड, जहां पर कोट आपको लगा हुआ मिल जाए ना शब्द, उसका मतलब होता है कि वो एक सिटाडेल है, किलेबंदी है, ठीक है, एक फोर्टिफिकेशन है। तो लाल कोट का मतलब लाल रंग की किलेबंदी है। दिल्ली के आसपास जो अरावली की तराई का क्षेत्र है, यहाँ पर रेड सैंडस्टोन जो है वो बहुतायत में अवेलेबल है। तो इस रेड सैंडस्टोन से ही जितने भी बड़े किले बनते हैं, इस रेड सैंडस्टोन से बनते हैं, क्योंकि काफ़ी ड्यूरेबल मटेरियल है और चिप भी काफ़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है, और है भी बहुत ड्यूरेबल, ठीक है। तो आपको कई जगहों पर सरकारी बिल्डिंग्स में लाल अगर सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं तो वो रेड सैंडस्टोन होता है। लाल किला लाल रंग का क्यों है, रेड सैंडस्टोन की वजह से, ठीक है, लाल बालू पत्थर। तो ये लाल कोट इज नॉट डिफरेंट, मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, या बहुत सारा बड़ा हिस्सा जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना है, ठीक है। और लाल कोट का लिटरल मतलब है लाल किला, ठीक है। और एक लाल किला जो है वो मुगलों का है, और एक ये लाल कोट जो है वो तोमरों का है। किसने बनाया है,
अनंगपाल तोमर ने, बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली में ही है ये भी, इन 736 CE। उसके बाद इसी लाल कोट को, लाल कोट पहले जो है वो मैंने बोला ना, देखिए चौहान और तोमरों ने आपस में जो है वो शादियां कर ली, ठीक है, राजपूत तो हैं ही, आपस में शादी कर ली इन्होंने, ठीक है, और इनका रिलेशन जो है वो रिश्तेदारी में आ गया, तो चौहानों ने इवेंचुअली तोमर को या दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। इस तरह बोला जाए कि तोमरों ने चौहानों को दिल्ली सौंप दी, गढ़वालों को नहीं सौंपी। कॉन्फ्लिक्ट पृथ्वीराज का कॉन्फ्लिक्ट एक ये भी है, ठीक है, जो तोमर शासक है ना, जो तोमर शासक था वो जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान दोनों में से किसी एक को दिल्ली देना चाह रहा था, और पृथ्वीराज को दे दी उसने कि दिल्ली, जयचंद को नहीं दी, एक ये कारण। और दूसरा, जयचंद की भरी सभा से उसकी लड़की को भगा कर ले गया था पृथ्वीराज, ठीक है। तो आगे आएंगे, इस कॉन्फ्लिक्ट में भी आएंगे जब मैं आपको तराइन का युद्ध समझाऊंगा। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि इनकी रिश्तेदारी थी आपस में, ठीक है। जो चौहान राजपूत थे तो शादियां करते रहते थे, तो रिश्तेदारी भी थी इनकी आपस में, तो तोमर और चौहानों की रिश्तेदारी थी। चौहान ने जो है वो दिल्ली का एरिया या तोमरों को अपने अंडर लिया, पूरा कंट्रोल में लिया। जब चौहानों ने तोमर का एरिया अपने कंट्रोल में लिया, तो जो लाल कोट का किला है ना लाल कोट का किला कहना सही नहीं रहेगा, कोट किले को ही कहते हैं, ठीक है। तो जो लाल कोट है उसकी फर्दर जो है वो फोर्टिफिकेशन फिर पृथ्वीराज चौहान ने करवाई है, ठीक है। सो चौहान किंग पृथ्वीराज चौहान कैप्चर्ड लाल कोट इन 1180 CE and made extensive renovations to the structure and made it into massive 13 gated fort किला राय पिथोड़ा, ठीक है। फिर उसने लाल कोट के बाहर जो है वो 13 गेट की बड़ी फोर्टिफिकेशन जो है वो खड़ी करी, उसको कहा उसने किला राय पिथोड़ा, ठीक है। राय पिथोड़ा मतलब, किला राय पिथोड़ा का मतलब क्या है कि राय पिथोड़े का किला, ठीक है, या पिथोड़ा के राय का किला, किला राय पिथोड़ा, ठीक है। सो अगर आप जो है वो अब दक्षिण दिल्ली, साउथ दिल्ली वाले एरिया में अगर आप जाते हैं, ये जो संजय वन वाला जो क्षेत्र है, लाल सॉरी नॉट कुतुब मीनार वगैरह जो एरिया है, यहाँ पर आपको ये लाल कोट एज वेल एज किला राय पिथोड़ा, वहाँ पर लोग जो है एक ही चीज़ समझते हैं इसे, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है, ठीक है। लाल कोट पुराना है और लाल कोट के बाहर जो है वो किला राय पिथोड़ा जो है वो उसके आउटर बाउंड्रीज में है, और किला राय पिथोड़ा रिलेटिवली नया है। देख रहे हैं आप 1180 और वो कब 736 में बना है, तो जो किला राय पिथोड़ा है वो नया है और लाल कोट जो है वो पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में जो किला राय पिथोड़ा है वो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया है, लाल कोट के ऊपर बनवाया, लाल कोट की 4 दीवारी करी है। लाल कोट किसने बनाया? अनंगपाल तोमर ने, ठीक है। नाउ अनंगपाल तोमर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फाउंडर ऑफ दिल्ली, ठीक है, लेकिन ये बात सच नहीं है। लेकिन जो राजपूत कल्चर है वहां पर इस बात को बहुत पॉपुलराइज किया गया है कि दिल्ली को अनंगपाल तोमर ने फाउंड किया, लेकिन दिल्ली एक बार नहीं फाउंड हुई, दिल्ली कई बार बनी है, ठीक है। दिल्ली कई बार उजड़ी है और कई बार बसी है। क्यों उजड़ी बसी है मैंने आपको समझाया ही है कि ये पूरा एरिया ये है दिल्ली दोआब का एरिया, देख रहे हैं आप, ये 2 नदियां नजर आ रही है ना, गंगा और यमुना, ठीक है। ये पूरा एरिया दिल्ली, इस एरिया को कहा जाता है दिल्ली दोआब। ये जो दिल्ली दोआब का एरिया है ना, यहां से बैठे बैठे आप, इस दिल्ली दोआब के एरिया से आप बैठे बैठे गुजरात एज वेल एज बंगाल दोनों को कंट्रोल करते हैं, और नॉर्थ वेस्ट से आने वाले इन्वेजन को भी कंट्रोल करते हैं। सो दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट से जो भी इन्वेजन आएगा वो दिल्ली को लूटेगा, क्योंकि गुजरात एज वेल एज बंगाल की सारा धन जो है वो इधर आके इकट्ठा हो रहा है, और मार्केट बहुत पुराना और बहुत बसा बसाया मार्केट है, तो कई बार ये बसा बसाया मार्केट उजड़ा भी है। तो कन्नौज, आगरा, दिल्ली कैपिटल जो है वो एक शहर से दूसरी शहर शिफ्ट होती गई, अलग अलग एम्पायर्स ने अपने हिसाब से अलग अलग रखे, लेकिन रीजन ये सेम है, और इस रीजन का पर्पस सेम है कि यहाँ से बैठे बैठे गुजरात, यहाँ से बैठे बैठे बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और हो सके तो मालवा बुंदेलखंड के एरिया को भी कंट्रोल करें, ठीक है। तो ये बहुत क्रूशियल जगह है, क्योंकि नॉर्थ साइड इस पूरे साइड से जो है वो मतलब हिमालय से डिफेंडेड है, ठीक है, और यमुना डिफेंड दे देती है, एक साइड पूरा एक साइड जो है वो यमुना डिफेंस क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तुम अपने लोग हैं तो इन्वेजन केवल 2 डायरेक्शन से आने को, मतलब इन्वेजन बच जाता है, दक्षिण से आएगा या तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आएगा, ठीक है। और जो कि होता भी था बार बार, या तो दक्षिण से आता था दिल्ली में इन्वेजन, या तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, ठीक है।
खैर, अनंगपाल तोमर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फाउंडर ऑफ दिल्ली, देहली कहते थे उसे, देहली, दिलपुर, देहली नाम जो है वो फेमस हुआ है, दिलपुर नाम फेमस हुआ है, और प्रेजेंट डे में जो है वो दिल्ली कहा जाता है, लेकिन पहले इसको देहली कहा जाता था। बिल्ट द सिटाडेल सम 10 किलोमीटर्स फ्रॉम सूरजकुंड, सूरजकुंड रिजर्वायर इज सेड टू हैव बीन कमीशन्ड बाय तोमर किंग नेम्ड सूरजपाल। तो सूरजकुंड जो है वो तोमर किंग सूरजपाल ने बनवाया, और सूरजकुंड से लगभग 10 किलोमीटर दूर जो है वो ये सिटाडेल है। क्या नाम है सिटाडेल का? लालकोट। ठीक है, और फिर लालकोट के ऊपर जो है वो क्या बना दिया? किला राय पिथौड़ा, पृथ्वीराज चौहान ने। और ये जो सूरजकुंड रिजर्वायर है ये प्रेजेंट डे फरीदाबाद के रीजन में। ठीक है, सूरजकुंड literally means lake of the sun, is ancient reservoir of the 10th century located on the southern Delhi ridge of Aravalli range in the Faridabad city of Haryana. So southern Delhi ridge of Aravalli range, अगर ये अरावली रेंज है तो दिस इज इट्स सदर्न दिल्ली रिज। ठीक है, तो जो अगर आप गुड़गांव गए हैं, अगर आप फरीदाबाद गए हैं, तो वहां पर आपको कुछ पहाड़ी रीजन से जो नज़र आता है ना, थोड़ी बहुत बहुत हल्की हल्की पहाड़ियाँ, वो अरावली रेंज का सदर्न दिल्ली रिज कहलाता है। वहाँ पर सूरजकुंड जो है वो तोमर शासक सूरजपाल ने 10th सेंचुरी में बनवाया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए ये है, नाउ दिस इज योर लाल कोट, ये है आपका लाल कोट। देख रहे हैं आप, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, इसलिए थोड़ा लाल लाल रंग इसमें दिखता है। ठीक है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, बहुत इसकी रूइंस बची हुई हैं। ठीक है, पता नहीं चलता कि लाल कोट कहाँ से शुरू हो रहा है और किला राय पिथौड़ा कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज नेक्स्ट इमेज ऑफ, दिस इज किला राय पिथौड़ा। ठीक है, ये लाल कोट वाले कॉम्प्लेक्स में ही है, उससे थोड़ा सा बाहर किला राय पिथौड़ा नजर आ रहा है। और देख रहे हैं आप, ये जो बैशंस कहते हैं इनको। ठीक है, किले में जो किले की दीवारों में इस तरह जो कोने होते हैं ना, ठीक है, इनको बैशंस कहा जाता है। इन बैशंस में मतलब सैनिक आते हैं, ये मोटे होते हैं दीवार। ठीक है, ये रेस्ट ऑफ द दीवार को मोटाई और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अगर कोई तोप मारता है तो ये दीवारें नहीं टूटती। ठीक है, तो ये मोटे मोटे बैशंस आपको नजर आ रहे हैं, तो ये किसके हैं? किला राय पिथौड़ा के, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया है ये। आगे बढ़ते हैं, दिस इज सूरजकुंड, ये है आपका सूरजकुंड। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली के, ये अगर दिल्ली है तो दिल्ली से दक्षिण में आप जाएंगे तो फरीदाबाद का एरिया, यहाँ फरीदाबाद, यहाँ गुड़गांव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा सूरजकुंड। और दक्षिण दिल्ली में आपको कुछ 10 किलोमीटर यहाँ से दूर दक्षिण दिल्ली में आपको लालकोट या किला राय पिथौड़ा नजर आएगा। ठीक है, सो दिस इज सूरजकुंड। आज लोग जो है वो बैठते हैं यहाँ पर, कभी कभी पिकनिक के लिए आते हैं, खुले पड़े हैं ये एरिया, बर्बाद हो रखे हैं, खंडर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चौहानों की, अजमेर के चौहानों की बात करते हैं। लेकिन चौहानों का सफर अजमेर से शुरू नहीं हुआ, चौहानों का सफर जो है वो देखते हैं कहां कहां से शुरू हुआ है। द अर्लीस्ट एक्सटेंट इंस्क्रिप्शन दैट डिस्क्राइब्स द ओरिजिन ऑफ चौहान्स इज 1119 CE सेवाड़ी इंस्क्रिप्शन ऑफ रतनपाल, अ रूलर ऑफ नडूला चाहमना डायनेस्टी। सो नडूला जो है वो प्रेजेंट डे राजस्थान का नडोल एक क्षेत्र है, वहां से आप जोड़ सकते हैं। तो प्रेजेंट डे राजस्थान के नडोल में नडूला चौहान डायनेस्टी या एक क्लैन था। उसके शासक रतनपाल ने सेवाड़ी नाम की जगह पर एक पत्थर पे इंस्क्रिप्शन जो है वो करवाया है, जहां पर उसने जो है वो चौहानों का ओरिजिन कहां से हुआ ये बताया। ठीक है, तो क्या बताया उसने? देखिए उसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन द एंसेस्टर्स ऑफ चाहमनाज was born from eye of इंद्रा। सो इसमें एक ये मिथिकल कहानी लिखी हुई है कि इंद्र की आंख से जो है वो चाहमना निकले हैं। ठीक है, चाहमना कौन है? चाहमना कोई चौहान क्लैन का एक बहुत पुराना पूर्वज था, वो इंद्र की आंख से निकला है, और फिर उस एक व्यक्ति से जो है ये पूरा चौहान कुल डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये कहानी हमें कहाँ से देखने को मिलती है? जो सेवाड़ी इंस्क्रिप्शन है, रतनपाल ने लिखवाया। कहाँ पर, कहाँ का था रतनपाल? नडूला चाहमना डायनेस्टी का। ठीक है, और ये कहां पर है? नडोल, प्रेजेंट डे नडोल राजस्थान। अकॉर्डिंग टू, अब एक दूसरा सोर्स देखिए, दूसरा सोर्स क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू 1170 बिजोलिया रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ सोमेश्वरा। सोमेश्वरा एक सिटी है जो कि कहा प्रेजेंट डे नागपुर से जो है वो जोड़कर देखा जाता है सोमेश्वरा को। ठीक है, द अर्ली चाहमना किंग
सामंत राजा वॉज बॉर्न एट अही छत्रपुरा इन गोत्रा ऑफ सेज वत्स। सो वत्स ऋषि के गोत्र में अही छत्रपुर, अच्छा न सॉरी नॉट सोमेश्वरा बट अही छत्रपुर को जो है वो नागपुर के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, नागपुर का माना जाता है कि नागपुर का पुराना नाम या नागपुर के आसपास का जो शहर है अही छत्रपुर उसका नाम रखा जाता है। तो यहां से एक शासक हैं चाहमना शासक सामंत राज जो कि वत्स ऋषि के वंशज हैं, उनसे जो है वो ये पूरा चौहान वंश निकला है। तो ये दो आप मान सकते हैं कि चौहानों के ओरिजिन का दो जो है वो ये सोर्सेज हैं और दोनों ही बहुत डूबियस है, दोनों पे हम पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है इंद्र की आंख से निकल गया कोई और फिर जो है वो पूरा वंश बन गया, तो ये दोनों ही कहानियां माइथोलॉजिकल। ठीक है, और इधर जो है वो ऋषि वत्स का उनको डिसेंडेंट बताया गया है, उनके कुल से बताया गया है। तो ये कहानी थोड़ी बहुत लग भी रही कि मानी जा सकती है, लेकिन ठोस सबूत नहीं है कि चौहान कहाँ से निकले। ओवर द पीरियड जो अभी माना जाता है वो ये है कि चाहमना करके कोई व्यक्ति था, उसने अपनी जो है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी असर्ट करी और उसके बाद जो उसका पूरा क्लैन बना फिर वो चौहान निकल गया। ठीक है, और ये कहाँ पर, ये राजस्थान में आप मान सकते हैं प्रेजेंट डे सांबर सिटी के आसपास जो है वो ये डेवलप हुआ है क्लैन। ठीक है, द वर्ड चौहान इज द वर्नैक्युलर फॉर्म ऑफ संस्कृत टर्म चाहमना। ठीक है, संस्कृत टर्म है चाहमना जिसका वर्नैक्युलर प्रेजेंट डे में जिसको चौहान शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, द चाहमनाज ओरिजिनली हैड देयर कैपिटल एट शकंबरी प्रेजेंट डे सांबर लेक टाउन। ठीक है, जयपुर के नजदीक है सांबर लेक टाउन, वहां पर शकंबरी उसका पुराना नाम था। वहां से माना जाता है कि चौहानों की कैपिटल या चौहान जो क्लैन है वो वहां से डेवलप हुआ है। ठीक है, वहां से धीरे धीरे फिर शक्ति उसकी बढ़ी। तो दो स्टोरीज है, एक कह रहा है कि नागपुर में डेवलप हुआ, नागपुर से वो क्या बोलते हैं शकंबरी आए यानी सांबर लेक सिटी आए, और फिर यहां से उन्होंने मूव किया कहां पर, अजमेर, और फिर अजमेर से मूव किया दिल्ली। ठीक है, ये चौहानों की ग्रेजुअल चढ़ाई है। सो अंटिल द 10th century दे रूल्ड एज प्रतिहारा वेसल्स। तो ऑब्वियसली जब तक प्रतिहारा स्ट्रांग थे तब तक वो प्रतिहारा वेसल थे, उनके फ्यूडेटरी थे। When the Pratihara power declined after the tripartite struggle, Chahamana ruler Simharaj assumed the title of महाराजा धीराज। तो पहले कौन से चाहमना रूलर थे जिन्होंने अपने आप को महाराजा धीराज का टाइटल दिया, तो वो थे चाहमना सिंहराज। ठीक है, इन द अर्ली 12th century अजय राज सेकंड मूव्ड द किंगडम्स कैपिटल टू अजय मेरू मॉडर्न अजमेर। ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नागपुर से यानी कि अही छत्रपुरा से सांबर लेके शकंबरी कैसे पहुंचे कोई जानकारी नहीं, कौन लेकर आया कोई जानकारी नहीं। ठीक है, शकंबरी में प्रतिहारों की शक्ति गिरने के बाद महाराजा धीराज या अपने आप को सोवेरन एस्टेब्लिश किया किसने, सिंहराज चाहमना ने। ठीक है, फिर उसके बाद अजय राजा सेकंड ने अजय मेरू जो है वो कैपिटल शिफ्ट करी। ठीक है, जो कि मॉडर्न डे अजमेर है, और काफी लंबे समय तक चौहानों की कैपिटल अजमेर रही। ठीक है, फैक्ट है, कुछ ज्यादा खास कॉन्सेप्ट है नहीं, जो बीच बीच में कॉन्सेप्ट आ रहे हैं मैं समझा दे रहा हूं, है ना। दस द चाहमना रूलर्स आर ऑल्सो नोन एज चौहान्स ऑफ अजमेर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अजमेर के राजपूत शासक कौन है, चौहान। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। दिल्ली के तोमर, कन्नौज के गढ़वाल, ठीक है, छेदी के कालचूरी, है ना, याद रखना है। मालवा के परमार, गुजरात के सोलंकी। राइट, आगे बढ़ते हैं। द चाहमनाज फॉट सेवरल वॉर्स विद देयर नेबर्स इंक्लूडिंग चालुक्याज ऑफ गुजरात, तोमर ऑफ दिल्ली, परमार ऑफ मालवा। अब देखिए, ये है यहां से जो है वो चाहमना डेवलप हुए। ठीक है, अजमेर वाला एरिया। तो कहां किस किस से लड़ेंगे वो, ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट जगह क्या है, दिल्ली चाहिए। ठीक है, क्योंकि दिल्ली के रास्ते फिर वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ट्रेड करेंगे, दिल्ली के रास्ते। ठीक है, गुजरात चाहिए क्योंकि गुजरात से फिर अरबियों के साथ ट्रेड करेंगे। मालवा चाहिए क्योंकि मालवा के साथ फिर वो बंगाल के साथ ट्रेड करेंगे। तो इमीडिएट पड़ोसी सिंध के साथ नहीं लड़ सकते क्योंकि वहां पर जो है वो अरबी मजबूत हो गए, अरबी ज्यादा स्ट्रांग है राजपूतों से। मतलब अकेला राजपूत राज्य अरबियों से नहीं लड़ सकता, लेकिन अरबी अगर झुंड बनाकर आ रहे हैं तो राजपूत अगर इकट्ठा हो जाते हैं
तो फिर अरबी भी अंदर जो है वो इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। तो जब तक राजपूत जुड़े हुए हैं तब तक तो अरबी नहीं एंटर कर सके या तुर्की नहीं एंटर कर सके। लेकिन जब राजपूतों के इंटरनल स्ट्राइफ्स जो है वो बढ़ गई, इंटरनल डिस्प्यूट्स बढ़ गई, जब दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए चौहान और गढ़वाल मिलकर अगर डिफेंस दे रहे हैं तब तो दिल्ली पर कोई आक्रमण नहीं कर रहा। लेकिन अगर चौहान और गढ़वाल आपस में लड़ रहे हैं तो घुरिडों के लिए आसान हो जाता है दिल्ली पर आक्रमण करना। ठीक है। सो जो इंटरनल स्ट्राइफ्स हैं राजपूतों की, जो इंटरनल डिसयूनिटी है, उनके हार का कारण बनी। ठीक है। जब तक गुजर प्रतिहार थे अरबियों की हिम्मत नहीं थी कि सिंध के आगे बढ़ जाएं। ठीक है। खैर, सो ये मैंने आपको बताया कहां कहां किस किस से लड़े। चालुक्य ऑफ गुजरात, तोमर दिल्ली, परमार मालवा, है ना। और उसके अलावा चंडेलों से भी लड़े। फ्रॉम 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स दे स्टार्टेड फेसिंग मुस्लिम इन्वेजन्स। 11वीं सेंचुरी के बाद तो मुस्लिम इन्वेजन शुरू हो गया, क्योंकि तोमरों ने चौहानों ने तोमरों की दिल्ली पकड़ ली और फिर दिल्ली या दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को गजनविड्स ने पहले गजनविड तुर्की और फिर घुरिडों ने जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। तो मैंने आपको बताया ना, तराइन के युद्ध का कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ये जो दिल्ली वाला पूरा एरिया, दिल्ली हरियाणा वाला पूरा एरिया चौहान अपने कंट्रोल में ले लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट यही है कि भटिंडा वाले एरिया को बोलेंगे घुरिड हमारा है और भटिंडा वाले एरिया को चौहान बोलेंगे कि ये नहीं हमारा है। पृथ्वीराज बोलेगा कि ये है हमारा है, मोहम्मद गौरी बोलेगा कि नहीं ये मेरा है, और यहाँ पर उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है। सो बेसिकली जो घुरिड हैं वो इंडिया में पुश करते जा रहे हैं और जो चौहान है वो उनको आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है। ये जो पूरा दिल्ली द्वाब या गंगा यमुना का जो प्लेन एरिया है इसमें एंटर करना चाहते हैं घुरिड्स, और चौहान यहाँ पर एंटर करने नहीं देना चाहते उन्हें। यही सारा कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है। खैर, from the 11th century onwards they started facing Muslim invasions, first by Ghaznavids and then the Ghurids। तो ये मैंने आपको बताया ही। अरबी, उमायद एज वेल एज अब्बासी इंडिया में सिंध के आगे एंटर नहीं कर सके जब तक गुजर प्रतिहार मजबूत थे। अब्बासियों के जाने के बाद गजनविड तुर्की जो है वो स्ट्रांग हुए। ठीक है। गजनविड्स ने जो है वो फिर, या गजनवी ने, मतलब गजनवी जो है वो उन्होंने एंटर करना शुरू किया एक एक करके। तो गजनवी से कौन निकले पहले? अल्पत गनी, सुबत गनी, फिर निकला महमूद। महमूद जो है फिर वो सक्सेसफुली भारत पर अटैक कर सका। ठीक है। अल्पत गिनी और फिर सुबुत गिनी जो है वो कुछ हद तक कामयाब हो सके, ज़्यादा बड़े लेवल तक नहीं। भारत के एक्सपीडिशंस उनके थोड़े बहुत जो है वो मतलब हिंदू शाहियों तक उन्होंने लूटा, लेकिन दिल्ली तक, कन्नौज तक एंटर करने की जो है वो हिम्मत किसकी हुई? लेटर तुर्कियों की, जिसमें से लेटर गजनविड्स और फिर दिल्ली सुल्तान, तो दिल्ली में सल्तनत जो एस्टेब्लिश तो करके ही गए कौन? घुरिड्स। ठीक है। द चाहमना किंगडम रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर द विग्रह राजा फोर्थ इन द मिड 12th सेंचुरी। विग्रह राजा फोर्थ ने जो दिल्ली वाला एरिया है, गुजरात वाला एरिया जो है वो, चंडेलों वाला एरिया, काफ़ी एरिया जो है वो आस पड़ोस का अपने कंट्रोल में ले लिया था या अपने सब्जुगेशन में ले आए थे। लेकिन सबसे फेमस चौहान शासक जो है कौन है? द मोस्ट फेमस अमंग चौहान रूलर्स वॉज द पृथ्वीराज थर्ड, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। बेसिकली वो तीसरा पृथ्वीराज है, उससे पहले 2 पृथ्वीराज हो चुके थे। सो जो तीसरा पृथ्वीराज है वो सबसे फेमस पृथ्वीराज माना जाता है। हु असेंडेड द थ्रोन एट अजमेर at the young age of 11 in or about 1177 CE। तो 1177 के आसपास 11 साल की उम्र में अजमेर का थ्रोन जो है वो पृथ्वीराज तीसरे के, मतलब उसकी ताजपोशी हुई। फिर उसके बाद उसने शासन जो है वो 16 साल की उम्र में उसने शासन अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। इट इज अज्यूम्ड दैट ही टुक रेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज हैंड्स एट द एज ऑफ 16 and immediately commenced vigorous policy of expansionism at cost of smaller states in the Rajasthan, right? So पृथ्वीराज ने जैसे ही एक्सपेंशनिज्म पृथ्वीराज का जो है वो खेल था, तोमरों को अपने कंट्रोल में किया, उसने दिल्ली अपने कंट्रोल में ली पूरी तरह। चंडेलों पर उसने आक्रमण किया। देखिएगा, द मोस्ट फेमस एक्सपीडिशन हाउएवर वाज वन अगेंस्ट द चंडेलाज ऑफ खजुराहो एंड महोबा, जिसमें अल्लाह और उड़ल की मृत्यु हुई। अल्लाह और उड़ल जो है वो खजुराहो के कमांडर के लड़के थे और बहुत बहादुर जो है वो माने जाते थे। उनकी मृत्यु जो है वो चौहान शासकों के, चौहान जो सेना है उनके हाथों हुई। ठीक है। द फाइट इन विच द फेमस वॉरियर अल्लाह एंड उड़ल
डाइड फाइटिंग टू सेव महोबा एंड हैज बीन इमॉर्टलाइज्ड इन हिंदू एपिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट फैक्ट्स हैं ये, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी, और फिर उसने चंडेलों पर आक्रमण किया खजुराहो और महोबा को कंट्रोल करने के लिए, और महोबा को प्रोटेक्ट करने करते करते अल्लाह और उडाल की मृत्यु हुई, अल्लाह और उडल की मृत्यु हुई, ठीक है। हिज किंगडम इंक्लूडेड मेजर पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। सो कहाँ कहाँ पर? राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यानी चौहान और तोमरों का पूरा एरिया जो है वो उसकी प्रोमिनेंट थी। उसके अलावा अपने अपने जो है वो उसने सब्सिडरी बनाया, किसे? तोमरों को, तोमर को तो बनाया ही, लेकिन चंडेलों को, उसके अलावा परमारों को और सोलंकियों को भी जो है वो इन सबको अपने कंट्रोल में रखा, ठीक है। एंड पॉसिबली पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। द डायनेस्टीज पावर इफेक्टिवली एंडेड इन 1192 CE व्हेन घुरिड्स डिफीटेड पृथ्वीराज III इन सेकंड बैटल ऑफ तरेन। तो तरेन की बैटल में आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाले सेशन में, जब मैं घुरिड्स का इन्वेजन कराऊंगा। तो सेकंड बैटल, दो लड़ाइयां हुई 1191 और 1192। 1191 की लड़ाई पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के खिलाफ जीत गया, लेकिन 1192 में पृथ्वीराज जो है वो मोहम्मद गौरी से हार गया। क्यों हारा? आगे आने वाले सेशंस में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल हमें बेसिक फैक्ट्स उठाने हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कंसाइंस पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है, तो मैं ज़्यादा उस डेप्थ में नहीं जाऊँगा, और वैसे भी प्री में मतलब उस डेप्थ का पूछा नहीं जाता, और मेंस में पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो मिडिवल की आती नहीं है, ठीक है। खैर, सो ये है आपका सैम्बर लेक सिटी, ठीक है, दिख रहा है आपको राजस्थान में। तो मैंने आपको दिखाया जयपुर के नज़दीक जो है वो आप देख रहे हैं, दिल्ली से कितना दूर है यहाँ पर, तो मैप के हिसाब से आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। दिस इज सैम्बर लेक सिटी। यहाँ से जो है वो कैपिटल उनकी निकलती है, फिर वो जाते हैं अजमेर, अजमेर के बाद वो दिल्ली कैप्चर करते हैं, और ये पूरा रीजन, ठीक है, ये पूरा रीजन जो है वो किसके कंट्रोल में था? चौहानों के कंट्रोल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, और लास्ट आज की डायनेस्टी पढ़ेंगे हम, गढ़वाल डायनेस्टी, ठीक है। द गढ़वाल डायनेस्टी, प्रेजेंट डे जो गढ़वाली हैं वो कहां पर रह गए हैं? वो श्रिंक हो गए हैं, प्रेजेंट डे गढ़वाली उत्तराखंड में। अदरवाइज ये पूरा उत्तर प्रदेश पटना तक, ये पूरा एरिया जो है वो गढ़वालों के कंट्रोल में था, ये पूरा रीजन, ठीक है, ये पूरा रीजन गढ़वालों के कंट्रोल में था। आज गढ़वाल केवल, मतलब गढ़वाल राजपूत यहाँ पर भी हैं, नीचे भी हैं, लेकिन गढ़वाल एज अ रीजन जो है वो केवल उत्तराखंड में जाना जाता है अब, ठीक है। वैसे गढ़वाल राजपूत थ्रू आउट उत्तर प्रदेश, बिहार में भी मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन जो गढ़वाल एज अ रीजन है वो अभी प्रेजेंट डे उत्तराखंड में माना जाता है, ठीक है। खैर, द गढ़वाल डायनेस्टी, द गढ़वाल डायनेस्टी वाज अमंग द रूलर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट होगा यहाँ पे, दैट रूल्ड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडियन स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार ड्यूरिंग द 11th and 12th century। सो 11th और 12th century उत्तर प्रदेश और बिहार के एरिया में कौन? गढ़वाल डायनेस्टी, ठीक है। देयर कैपिटल वॉज लोकेटेड इन वाराणसी, बहुत इंपॉर्टेंट, गढ़वालों की प्राइमरी कैपिटल जो है वो वाराणसी है, ना कि कन्नौज। कन्नौज उन्होंने कैप्चर करी है, ठीक है, फिर कन्नौज उनसे छूटी है बाद में, लेकिन प्राइमरी कैपिटल ऑफ गढ़वाल वॉज वाराणसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं सवाल भी बन जाता है तो ध्यान रखना है आपको। प्राइमरी कैपिटल गढ़वालों की कहाँ है? वाराणसी में, ठीक है। इन द गैंगेटिक प्लेन्स एंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड दे ऑल्सो कंट्रोल्ड कन्या कुब्जा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम कन्या कुब्जा ना कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि कन्या कुब्जा के साथ अगर कन्याकुमारी दे दिया ना मैच करने को, तो बच्चे कन्याकुमारी मैच कराएंगे, बट कन्या कुब्जा इज एंशिएंट नेम फॉर कन्नौज, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके अलावा चंद्रदेव, द फर्स्ट मोनार्क ऑफ द डायनेस्टी। सो किसने एस्टेब्लिश किया गढ़वालों को? चंद्रदेव ने, और गढ़वाल अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड अ सोवरेन किंगडम, देखिए जिन भी शासकों के नाम के पीछे चंद्र लगा होता है ना, तो वो बेसिकली वो चंद्रवंशी होते हैं, जैसे जयचंद्र, रामचंद्र, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भगवान राम तो सूर्यवंशी हैं, तो रामचंद्र कैसे हो गया? ठीक है, तो भगवान राम के नाम पर अन्य कई शासकों ने अपना नाम रखा है, लेकिन चंद्र अगर पीछे लगा है तो हो सकता है कि उनके पिताजी की तरफ से या माता जी की तरफ से कोई जो है एक व्यक्ति वो चंद्रवंशी होगा, इसलिए वो चंद्र टाइटल भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अदर देन दैट, जहां पर भी आपको चंद्र नजर आए किसी भी डायनेस्टी के नामों के पीछे, तो आप मान लीजिएगा कि वो चंद्रवंशी राजपूत है, ठीक है, या चंद्रवंशी क्षत्रिय है। एस्टेब्लिश्ड अ सोवरेन किंगडम, लेकिन अग्निवंशी चार ही हैं, प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी, ठीक है, या चालुक्य।
Sometime before 1090 CE, after the death of decline of कालचुरी of त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी के कालचुरियों की शक्ति खत्म होने के बाद जो है वो धीरे धीरे शक्ति में आए कौन? गढ़वाल, ठीक है। The kingdom reached its zenith under his grandson Govind Chandra, who annexed some of Kalchudi territories, warded off Ghaznavid raids and also fought the Palas, ठीक है। सो ये देखिए, ये आपको गढ़वाल नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये है कालचुड़ी ऑफ त्रिपुरी। कालचुड़ी ऑफ त्रिपुरी अगर इनकी शक्ति खत्म हुई जैसे ही, तो गढ़वालों ने बिहार वाला एरिया भी कंट्रोल में कर लिया, तो ये पूरा जो है वो गढ़वालों के कंट्रोल में आ गया। अब गढ़वाल किससे लड़ेंगे? ठीक है, अगर गजनवीड तोमरों का रीजन जीत लेते हैं तो गजनवीड से लड़ना पड़ रहा है गढ़वालों को पालों से लड़ना पड़ रहा है, ठीक है, गढ़वालों को मालवा में परमारों से लड़ना पड़ रहा है, चौहानों से लड़ना पड़ रहा है। तो ये सब जो है वो इमीडिएट दुश्मन है किसके? गढ़वालों के, राइट। खैर, गोविंद चंद्र जो है वो गोविंद चंद्र के समय में जेनिथ पे था गढ़वाल एम्पायर। In 1194, Govind Chandra's grandson Jay Chandra was defeated by Ghurids, which effectively ended the dynasty's imperial power. The kingdom ceased to exist when Jay Chandra's successors were defeated by the Delhi Sultanate in early 12th century. देखिए, not early 12th but later 12th, है ना, 12th century के अंतिम सालों में तो रहा है 1194 के बाद। ये मैप आपको नजर आ रहा है। इस मैप में देखिए, ये गजनविड है, गजनविड को रिप्लेस करेंगे घुरिड, है ना। मैंने बोला ना, जुबलिस्तान में गजनी है और अफगानिस्तान में घोर है। सो घोर से जो है वो डेवलप होंगे घुरिड्स, और जो जुबलिस्तान है वहां से निकल के आए हैं कौन? गजनविड। तो गजनविड ने पहले, ये तुर्की है ये, ठीक है, इन्होंने अपना एम्पायर बनाया, सुल्तान है ये, ठीक है। जो मंशूर लिखा खलीफा ने उस मंशूर में खलीफा ने तुर्कियों को सुल्तान का टाइटल दिया कि तुम सुल्तान हो, ठीक है, तुम्हारे पास पॉलिटिकल अथॉरिटी है। तो गजनविड्स को रिप्लेस किया घोरियों ने, मतलब बड़े लेवल पर। और फिर घोरियों से पहला सामना जो है वो चौहानों का हुआ दिल्ली में, ठीक है, और दिल्ली में 1192 में घोरियों ने चौहानों को हरा दिया। फिर उसके बाद 94 में गढ़वालों को भी हरा दिया, ठीक है। कन्नौज को सैक किया, कन्नौज जो है वो पूरा लूट डाला उन्होंने, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वहां से जो है वो, यानी घोरियों के हाथ, घुरिड्स के हाथ, यानी मोहम्मद घोरी के हाथ जो है वो चौहान एज वेल एज गढ़वाल, दोनों जो है वो शासन, या दोनों जो है वो डायनेस्टीज राजपूतों की खत्म हुई हैं, ठीक है। आगे देखिए, द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया वर कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस टेकिंग प्लेस इन कंटेम्पररी वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। देखिए, सो नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया की जितनी भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, यानी राजपूतों का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, एम्पायर कौन सा बनेगा कौन सा बिगड़ेगा, सेंट्रल एशिया में जो हो रहा था, मतलब सेंट्रल एशिया थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन सेंट्रल एशिया में या वेस्ट एशिया में जो हो रहा था उसका असर है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है इस समय अरबियों की शक्ति घट रही है और तुर्कियों की शक्ति बढ़ रही है, ठीक है। खिलाफत अरबियों के पास है भले ही, लेकिन जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो तुर्कियों ने ले लिया है इस एरिया में, सेंट्रल एशिया में खास तौर पे, ठीक है। और फिर उन्होंने भारत की तरफ इन्वेड करना शुरू किया, क्योंकि अरबियों पर इन्वेड नहीं करेंगे ना, वो तो उनके मतलब स्पिरिचुअल लीडर हैं, उस पर क्यों इन्वेड करेंगे वो? तो वो काफिर भारतीयों पर, हिंदुस्तानियों पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी काफिर भी हैं और अमीर भी हैं, उनको लूटेंगे, ठीक है। सो ये बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया की जो सिचुएशन है उसका असर भारत पर पड़ा। क्या सिचुएशन है वहां पर? अरबी हो गए कमजोर और तुर्की हो गए स्ट्रांग, तुर्की स्ट्रांग हो गए, और भारत में जो राजपूत राज्य हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, भारत में जो डिसइंटीग्रेशन है उसका फायदा उठा गए तुर्की, ठीक है। द कमिंग ऑफ अरब्स फर्स्ट एज ट्रेडर्स लेटर एज इन्वेडर्स हैड ऑलरेडी मेड सब्सटेंशियल इम्पैक्ट इन इंडिया, ठीक है। सो पहले तो अरबी आए, अरबियों ने भारत में आके ट्रेड किया, ठीक है, फिर भारत पर आक्रमण भी किया, उमायद खिलाफत ने भी किया, उसके बाद अब्बासियों ने भी किया, लेकिन सिंध तक जीत सके। मेनलैंड इंडिया को जीतने का काम, मेनलैंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जीतने का काम तुर्कियों ने किया, ठीक है।
अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो तुर्कियों का इन्वेजन, खासतौर पे गजनविड इन्वेजन पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप ये मैप आपको क्लियर होगा, और ये मैप आपको मैं वहां पर भी दिखाऊंगा गजनविड इन्वेजन में, ठीक है। ये चोल यहाँ पर गलत दिखाया हुआ है, चोल केवल इतना था, इधर जो है वो आपके चालुक्य हैं, ठीक है, इस तरह। यहाँ पर आज का हमारा सेशन खत्म होता है। छोटा सेशन था, मैं केवल आपको कुछ एक जानकारी राजपूतों के बारे में देना चाहता था, और कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स थे, ठीक है। किस किस के बारे में, चौहान, जैसे अग्निकुल है, किस अग्निकुल में कौन कौन है, प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी, ठीक है। उसके अलावा मुख्य जो राजपूत वंश है कौन कौन से, तोमर, चौहान और गढ़वाल, और उनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स, ठीक है। आज के सेशन को यहाँ करते हैं कंक्लूड। अगले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, अगले सेशन में मैं आपको इन्वेजन पढ़ाऊंगा, किसका, तुर्कियों का, ठीक है। आज के सेशन को अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो शेयर जरूर कीजिएगा, पिछले सेशन जरूर देखिएगा, और फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना कमेंट के माध्यम से, ठीक है। सेशन को करते हैं कंक्लूड, आज मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।